हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बेस सेंसर में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके बीच में, जो कि आपका 9 से लेकर के 12 तक और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके हैं, वो स्टेट लेवल के हों या फिर सेंट्रल लेवल के हों, किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन 100% श्योर मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बिल्कुल इजी टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है टॉपिक आज का? द्रव्य पढ़ेंगे हम लोग। द्रव्य किसे कहते हैं, मैटर क्या है, द्रव्य क्या चीज़ होता है ना। ठीक है, जनरल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये एक मिक्स टॉपिक है जो कि आपका हर क्लास में आपके जनरल नॉलेज में भी इसका यूज हम लोग को देखने को मिलता है, जीएस में। तो द्रव्य क्या है, सबसे पहले हम लोग द्रव्य की बात करेंगे। द्रव्य किसे कहते हैं? तो आप जानते हो दोस्तों, द्रव्य जो हम लोग के जो ब्रह्मांड है, ठीक है, जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण किससे हुआ है? द्रव्य से ही हुआ है। ठीक है, और द्रव्य के अलावा बात करें हम लोग तो इसको दूसरे रूप में जब देखते हैं तो लोग कहते हैं कि जो हम लोग का यूनिवर्स है, जो हम लोग का ब्रह्मांड है, उसका निर्माण किससे हुआ है? ऊर्जा से हुआ है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में एक डिस्कशन का विषय है कि हम लोग का ब्रह्मांड किससे है। क्योंकि जब आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया E=mc², तो वहाँ से रिलेशन मिला हम लोग को कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में क्या है, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का ब्रह्मांड पूरा है, ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ? ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण हम लोग का द्रव्य से हुआ है और किससे हुआ है? ऊर्जा से। ठीक है, होल यूनिवर्स इज एनर्जेटिक, ये लाइन है साइंटिस्ट द्वारा बोली हुई कि होल यूनिवर्स इज एनर्जेटिक, पूरा ब्रह्मांड क्या है? ऊर्जा में है। ठीक है, ब्रह्मांड हम लोग का या तो द्रव्य होगा, ठीक है, या तो ऊर्जा होगी या फिर दोनों होगा। ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं या फिर कोई एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, द्रव्य हो सकता है, ठीक है, या फिर ऊर्जा हो सकता है, या फिर द्रव्य ऊर्जा दोनों ही हो सकते हैं। जानते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की एनर्जी तो होती ही होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, कोई भी पदार्थ देख लीजिए, है ना, उसके अंदर आपका या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, है ना, आपका मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैंने किसी न किसी प्रकार का उसके अंदर क्या है, एनर्जी तो निहित होती ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड हम लोग का है पूरा ऊर्जामय है, ऊर्जा से ही उसका क्या है, फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो उसमें द्रव्य और ऊर्जा दोनों का योगदान है ब्रह्मांड के निर्माण में। तो उसी द्रव्य की हम लोग बात करेंगे कि द्रव्य क्या चीज़ होता है। तो सिंपल परिभाषा आप जानते हैं, क्या परिभाषा इसकी है? जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान एवं भार होता है ना। सिंपल इसकी परिभाषा की बात करेंगे आप, इसकी डिफिनीशन क्या होगी द्रव्य की, तो आपने परिभाषा इसका पढ़ रखा है पहले भी। ठीक है, क्या है? जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, ठीक है, जो क्या है, कुछ स्थान घेरे ऑक्युपाई। जैसे हम लोग बैलून ले लें, और बैलून में क्या है, हम लोग हवा जब भरते हैं तो हवा क्या करती है, उसके अंदर स्पेस को ग्रहण करती है, स्थान को ग्रहण करती है। बैलून क्या है, बड़ा होता चला जाता है। तो हवा भी क्या हो गई, द्रव्य हो गई, जो क्या है, जो स्थान घेरता है। ठीक है, जिसमें द्रव्यमान, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान एवं भार हो, द्रव्यमान एवं भार हो, और जिसका अनुभव हम लोग क्या है, अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसका अनुभव जो है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें ही बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं इनको? द्रव्य बोलते हैं। जैसे पेन, ये पेन हो गया, ये भी क्या एक प्रकार का द्रव्य है। इसके अंदर कुछ बाहर भी है, स्थान भी घेर रहा है, और हम अपने ज्ञानेंद्रियों क्या इसका अनुभव कर सकते हैं। हवा का भी क्या है, हवा हमको दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन जब हम लोग की स्किन, हम लोग की जो स्किन है वो भी क्या एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है, हम लोग श्वसन भी करते हैं उससे। ठीक है, नाक से अब जो हवा है उसकी हेल्प से। तो ये जो अनुभव हो रहा है हम लोग के कि हवा चल रही है, तो स्किन पे क्या ठंडा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। तो क्या होता है, हम लोग का हवा भी क्या हो गई, एक प्रकार का द्रव्य है। क्या है वो? द्रव्य है। उसके अंदर आपका कोई न कोई भार या फिर वो क्या है, स्थान भी गिरती है। जैसे बैलून का एग्जाम्पल था, बैलून में हवा भरते हैं तो क्या वो अपना स्थान घेरती है। तो हवा भी क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है।
द्रव्य की सिंपल परिभाषा, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान भार होता है ना, जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों क्या हम लोग कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। द्रव्य, तो द्रव्य का अगर हम लोग देखें, द्रव्य हम लोग का कितने प्रकार का होता है, कैसे उसको पदार्थों को वर्गीकृत कर सकते हैं, जो द्रव्य है वो किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो उसका वर्गीकरण क्या है, हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका उसका भौतिक वर्गीकरण कर सकते हैं, और एक आपका क्या है, उसका रासायनिक वर्गीकरण हो सकता है। द्रव्य को हम दो प्रकार से बेसिक लेवल पे देखें, दो प्रकार से क्या उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो भौतिक वर्गीकरण है, जो द्रव्य की जो भौतिक अवस्था होती है, जो हम लोग द्रव्य की अवस्था जो दिखाई देती है हम लोग को, ठीक है, उसके बेस पे बात करें तो हम लोग का जो वर्गीकरण होगा क्या होगा, वो भौतिक वर्गीकरण होगा। और भौतिक वर्गीकरण में देखेंगे आप, भौतिक वर्गीकरण में आपके मुख्य रूप से देखें तो तीन वर्गीकरण इसके हैं। एक आपका ठोस द्रव्य, और द्रव द्रव्य, और क्या है तीसरा हो जाएगा हम लोग का गैस द्रव्य। क्या हो जाएगा, गैस द्रव्य। तो यानी कि द्रव्य क्या है, भौतिक वर्गीकरण के बेस पे देखें तो ठोस, द्रव और गैस होते हैं। इसके अतिरिक्त आपके दो इसकी भौतिक अवस्थाएं और हो सकती हैं। ठीक है, एक आपका जो है BEC जिसे बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, आपका अवस्था जो होती है BEC बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था होती है एक। ठीक है, और एक इसकी और अवस्था होती है द्रव्य की, जिसे बोलते हो प्लाज्मा। क्या बोलते हो, प्लाज्मा अवस्था। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा अवस्था। तो ये दो अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो उसकी अगर हम लोग इंक्लूड कर ले इसमें, तो हम लोग का जो द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, चाहे भौतिक अवस्थाएं कितने हो जाएंगी, 5। 1 2 3 4 और 5। 5 भौतिक अवस्थाएं किसी द्रव्य की पॉसिबल हैं, संभव हो सकती हैं। 1 2, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये क्या हो गई, पाँचवीं हो गई। अभी हम लोग इसका भी वो देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है, ये प्लाज्मा अवस्था क्या है, ठोस अवस्था क्या है, द्रव अवस्था क्या है, और गैस अवस्था क्या है, और BEC स्टेट क्या है। ठीक है, BEC स्टेट को ही बोलते हैं सुपरनोवा स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, सुपरनोवा स्टेट बोलते हैं इसको, सुपरनोवा स्टेट भी बोला जाता है। तो ये आपका हो गया किसके आधार पे, भौतिक वर्गीकरण के आधार पे हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग रासायनिक वर्गीकरण का बात करें, इसका रासायनिक वर्गीकरण की बात करें हम लोग, तो रासायनिक वर्गीकरण में देखिए क्या है, इसमें दो पार्ट मुख्य रूप से बन के आते हैं। इसके मुख्य रूप से दो पार्ट निकल के आएंगे हम लोग के। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण में एक तो आपका होता है शुद्ध पदार्थ, और एक होता है मिश्रण। ठीक है, एक क्या होगा हम लोग का, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। एक होगा आपका क्या चीज़, मिश्रण हो जाएगा। क्या होगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, अगर शुद्ध पदार्थ की हम लोग बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है, तो आपका वह द्रव्य जिसका जो संगठन है निश्चित और स्थिर हो। ठीक है, शुद्ध पदार्थ का मतलब हो गया कि जिसका संगठन निश्चित एवं स्थिर हो, निश्चित एवं क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं हम लोग, शुद्ध पदार्थ। जिसका संगठन क्या हो, निश्चित और स्थिर हो, जिसके हर पार्ट का संगठन निश्चित और स्थिर हो, क्या होगा, वो शुद्ध पदार्थ होगा। मिश्रण की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, मिश्रण में जो है आपका संगठन हर भाग का क्या है, निश्चित नहीं होगा। ठीक है ना, कह सकते हो आप इसको कि जिसके हर भाग का संगठन स्थिर एवं निश्चित न हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, मिश्रण होगा। क्या होगा, मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ हो गया और मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण के बेस पे देखें तो शुद्ध पदार्थ आपका हो गया कौन, जिसका संगठन क्या है, हर पार्ट का स्थिर हो, निश्चित हो, उसे क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। अब मिश्रण आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपका जिसके हर भाग का संगठन स्थिर और निश्चित न हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, मिश्रण कहते हैं उसको। ठीक है, अब जो शुद्ध पदार्थ है इसको भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, शुद्ध पदार्थ को भी। ठीक है ना, ये जो शुद्ध पदार्थ है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक इसका पार्ट बनता है हम लोग का तत्व। क्या बनता है, तत्व बनता है। ठीक
ठीक है। और दूसरा पार्ट बनता है इसका यौगिक। तत्व भी शुद्ध होता है और यौगिक भी क्या होता है, शुद्ध होता है। ये ध्यान दीजिएगा, तत्व भी क्या है, शुद्ध है, और यौगिक भी क्या है, शुद्ध। ठीक है। अब तत्व किसे कहते हैं, आप जानते ही हो तत्व किसे कहते हैं। तत्व जो है वे द्रव्य हैं जिनको भौतिक या रासायनिक विधि से क्या है, उनके घटकों में वियोजित नहीं किया सकता है, न ही क्या उन्हें निर्मित किया सकता है, जिन्हें भौतिक और रासायनिक विधि से क्या है, न बनाया जा सकता है न तोड़ा जा सकता है। तो परिभाषा की बात भी हम लोग साथ साथ में कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी तत्व की, वे द्रव्य कर सकते हैं ना, वे द्रव्य जिनको भौतिक या रासायनिक विधियों से अवयवी घटकों में विभाजित नहीं कर सकते तथा न ही बना सकते हैं। ठीक है। हालांकि अभी आप देखोगे आगे जब केमिस्ट्री का थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें आपके तो उसको परमाणु के रूप में, परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक में क्या है उसको तोड़ के भी लोग स्टडी अब कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो बेसिक डिफिनेशन हम लोग की बन जाएगी तत्व की वो यही है, सिंपल सा, वे द्रव्य जिनको भौतिक रासायनिक विधियों से क्या है, अन्य अवयवी घटकों में विभाजित नहीं किया सकता है। अन्य अवयवी घटकों का मतलब क्या हो गया कि नया चीज़ नहीं होगा वो, ठीक है ना, आपका उसी के जो जिससे वो बना हुआ है, ठीक है, जब उसके घटकों में तोड़ देंगे तो हमें कोई तत्व प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई परमाणु है, यहाँ पे कोई परमाणु है, इसको तोड़ेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर निकाल दिया आपने, नाभिक बचा दिया, तो यह इलेक्ट्रॉन कोई तत्व नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई तत्व नहीं है, ये नाभिक कोई तत्व नहीं है, ठीक ना। कोई नया तत्व नहीं बन रहा है, यानी कि हम इस एक तत्व से कोई नया तत्व नहीं बना पाएंगे हम लोग, ठीक है, उसको तोड़ करके। ठीक है। तो आपका ये चीज़ है कि इसको विभाजित नहीं किया सकता है, न ही उसके घटकों से क्या उसको निर्मित किया सकता है। यौगिक क्या है, यौगिक जो होता है वो क्या होता है, तत्वों से निर्मित होता है, जानते हैं आप। ठीक है। अगर दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम लोग क्या है निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो सिंपल सा, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। ये यौगिक भी क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, तत्व भी क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। ठीक है। तत्वों को भौतिक रासायनिक विधियों से क्या तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इनको यौगिकों को क्या है भौतिक रासायनिक विधियों से क्या तोड़ के अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जल H2O क्या है, एक प्रकार का यौगिक है, ये क्या है आपका यौगिक है, क्या ये यौगिक है। ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो आपका इसमें से दो को हाइड्रोजन मिल जाएगा, एगो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है, और हाइड्रोजन भी क्या है, तत्व है ना। तो ये आपके दो तत्वों में क्या हो गए, अलग हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन यहाँ पे आपका जो तत्व है, सोडियम मान लीजिए है, पोटेशियम है, कैल्शियम है ना, Cu है, Fe है, ये सभी क्या है, तत्व हैं। इनको हम तोड़ करके नया तत्व बना नहीं सकते हैं, इसको घटकों में तोड़ नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल एक ही प्रकार का परमाणु इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक से अधिक प्रकार के परमाणु इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, जो यौगिक मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जो पदार्थ मिलेगा उसको यौगिक कहेंगे। और यौगिक को तोड़ेंगे तो क्या है, अलग अलग तत्व क्या हम लोग को उससे प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो यौगिक है उनका भी हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, और जो तत्व हैं उनका भी वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो तत्व होते हैं उनको तीन पार्ट में बांटा गया, तत्वों को कितने पार्ट में बांटा गया, तीन पार्ट में बांटा दिया गया। किसमें किसमें, एक हो गया आपका धातु हो गया,
एक आपका हो गया उपधातु हो गया, एक आपका क्या हो गया अधातु हो गया। धातु, उपधातु और अधातु, ठीक है। और जो यौगिक है उसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया। यौगिक को भी क्या है दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, और एक आपका क्या हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके तत्व को क्या है तीन पार्ट में बांटा गया, धातु, उपधातु और अधातु। और यौगिक को क्या है दो पार्ट में, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक, दो पार्ट में इसको क्या इसको बांट दिया गया इसको, ठीक है। धातु आप जानते ही हो, जो जिनके अंदर वो पदार्थ जिनके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या होते हैं धातु होते हैं, ठीक है। धातुएं के कुछ भौतिक गुण होते हैं, विशेष गुण उनके अंदर होते हैं। धातुएं तन्य होती हैं, आघातवर्धनी होती हैं, उन्हें विशेष ध्वनि होती है और समान ताप पे ठोस होती हैं। जैसे पारा है उसको छोड़ करके पारा समान ताप पे क्या होता है द्रव अवस्था में होता है, तो बाकी धातुएं क्या होती हैं ठोस अवस्था में होती हैं। और उसमें भी क्या है ठोस में भी दो, एक तो ज़्यादा कठोर होती हैं, कुछ नरम धातुएं भी होती हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम है तो नरम होती है, उनको चाकू से काटा जा सकता है ना। तो धातु में आपका भी देख रहे हो वहाँ पे एक तो कम नरम हो जाएंगी जिनको चाकू से काटा जा सकता है, एक आपकी कठोर हो जाएंगी जैसे Fe है, कापर है, इनको चाकू से नहीं काट सकते हम लोग, ठीक है ना, ये कठोर होती हैं, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये क्या हो गई नरम होती है, इनको चाकू से क्या हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो धातुएं हैं उनको तीन पार्ट में देख सकते हैं हम लोग। एक आपकी नरम धातुएं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, एक आपकी कठोर धातुएं है ना जिनको हम चाकू से काट नहीं सकते हैं, और तीसरा बताया मैंने कि जो समान ताप पे क्या है द्रव अवस्था में होती है, जैसे पारा आपका हो गया, ठीक है। तो क्या है द्रव अवस्था में समान ताप पाया जाता है, तो द्रव अवस्था भी उसकी हो जाएगी, ठीक है। उपधातु की बात करेंगे आप, तो उपधातु जो है आपका सिंपल सा, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, आपका एंटीमनी हो गया, है ना, आपका टेलोरियम हो गया, ठीक है। अभी एक वीडियो अपलोड किया भी है हमने, ठीक है, उपधातुओं के बारे में, ठीक है। कुल मिला के क्या है आपके पास 6-7 जो है उपधातुएं हम लोग देखे थे वहाँ पे, ठीक है। तो आप उपधातुओं को समझ सकते हैं जो क्या है धातु और अधातु के बीच की स्थिति है, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या है धातु का भी काम करती हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या है अधातु का भी काम करती हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं उपधातुएं। क्या बोलते हैं उपधातुएं। जैसे बताया मैंने सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, ये सब क्या है उपधातुएं हैं, ठीक है। अब जो है अधातु की बात करेंगे आप, तो अधातु जो आपके तत्व होते हैं वो सामान्यतः विद्युत ऋणात्मक होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, उन क्या है रेडियन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या होती हैं अधातुएं, और जो इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है आपकी धातुएं होती हैं। तो धनायन बनाएगा तो धातु और ऋणायन बनाएगा तो अधातु, ठीक है। तो आप तत्व के बारे में जानते हैं। अभी तक जो एक्चुअल की बात करें हम लोग, तो जो 118 तत्व आपको ज्ञात है, जिनमें से आपके 94 क्या है प्राकृतिक है, ठीक है ना, प्रकृति में पाए गए आपके तत्व हैं, बाकी क्या है मानव निर्मित तत्व हैं आपके, ठीक है ना। अब यौगिक की बात कर रहे हैं, तो कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बन से बने हुए यौगिक क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन अवश्य ही हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जानते ही हैं आप, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, है ना, एल्कोहल, बेंजीन, ये सब क्या हैं कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि ये कार्बन से ही बनते हैं, ठीक है। और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, है ना, NH3, है ना, HCl हो गया, है ना, HNO3 हो गया, ये सब क्या है अकार्बनिक यौगिक हैं जिसमें कार्बन नहीं है, कार्बन से बने हुए यौगिक नहीं है। जो कार्बन से बनेंगे क्या होंगे वो कार्बनिक यौगिक होंगे, जो कार्बन से नहीं बनेंगे वो क्या होंगे अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये एक वर्गीकरण आप देख रहे हैं यहाँ से क्या था रासायनिक वर्गीकरण में, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, इसमें आपका विस्तार मिला हम लोग को। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, हम लोगों ने मिश्रण को भी नहीं देखा, शुद्ध पदार्थ को देख रहे हैं। शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया आपने, तत्व और यौगिक में। तत्व को क्या है तीन पार्ट में, धातु, उपधातु और अधातु। जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या होते हैं धातु, जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो अधातु। दोनों के इंटरमीडिएट स्टेट जो होती है वो क्या होती है उपधातु होती है, ठीक है। और यहाँ पे यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होता है,
ये भी क्या है, दो प्रकार का हो जाएगा, एक कार्बनिक और एक क्या है, अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक जो कार्बन से बना हो, अकार्बनिक जो क्या है जिसमें कार्बन न हो, सिंपल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे आप, जैसे बताया मैंने कि आपका जैसे अमोनिया हो गया, H2O हो गया, HCl हो गया, इसमें कहीं कार्बन नहीं है, तो सभी क्या हैं, अकार्बनिक हैं। अब इसमें देखेंगे तो आपका CH4 हो गया, है ना, आपका C2H5OH हो गया, CH3COOH हो गया, ये सभी क्या है, कार्बन वाले हैं, जिसमें क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक हो जाएंगे। ये क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक है, अब जो है मिश्रण बचा हुआ है, मिश्रण की बात आप करेंगे तो मिश्रण कौन होते हैं, तो सिंपल सा मिश्रण जो है आपका वो क्या हो जाएंगे, आपका मिश्रण यहाँ बताया गया कि जिसके हर भाग का संगठन स्थिर निश्चित न हो उसको बोलते हैं मिश्रण। यानी कि अगर तत्वों को असमान अनुपात में मिलाया जाए, तत्वों को क्या है, असमान अनुपात में मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। जैसे चीनी है आपका, ठीक है ना, चीनी है और नमक है, आपस में मिला दिया, है ना, तो क्या हो गया, एक मिश्रण का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और एक हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, सिंपल सा ऐसा मिश्रण जिसके सभी अंगों में जो है, जो आप मिलाए हुए हैं दो कंपोनेंट को, वो दोनों कंपोनेंट क्या एक समान हो, उनके पहचान न सकें कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है। ठीक है, तो उसकी क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसके हर भाग का जो हर भाग में जो संगठन है वो क्या है, निश्चित है, हर भाग का संगठन क्या है, निश्चित है, लेकिन उनको निश्चित अनुपात में मिलाया नहीं गया है। समांगी मिश्रण में भी आपके हर भाग का जो संगठन है वो क्या होता है, समान होता है, लेकिन अनुपात क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मिलाए गए तत्वों या यौगिकों का अनुपात जो है निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता, परंतु संगठन जो है, संगठन समान होता है, एक समान होता है। संगठन क्या होता है, एक समान होता है। पूरे पदार्थ में संगठन कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक है, उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। ठीक है, और यहाँ पर भी जो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण, इसमें भी वही कहानी है। ठीक है, इसमें मिलाए गए तत्वों का और यौगिकों, तत्व हों या फिर यौगिक हों, उनको क्या है, निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे, उनका भी अनुपात क्या होगा, अनिश्चित होगा। इनका अनुपात क्या होगा, अनिश्चित, अनुपात अनिश्चित है। और साथ ही साथ संगठन भी क्या है, संगठन भी क्या है, असमान है। संगठन क्या है, असमान है। अनुपात भी अनिश्चित है और संगठन भी क्या है, असमान है, उसे बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जैसे आपने नमक को पानी में घोल दिया, तो अब हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि कहाँ पे नमक है कहाँ पे पानी, एक समान हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। लेकिन अभी आप पानी में जो है, पानी में रेत घोल देंगे, रेत बालू जिसे बोलते हो आप, तो वहाँ पे मैं क्या है, बालू के कण दिखाई देंगे, कहाँ पे बालू कण है ना, तो क्या होगा, विषमांगी होगा। ठीक है, जो घटक है उनको पहचान ना पाएँ, संगठन कैसा है, एक समान रहेगा पूरे पानी का, तो क्या होगा, उस समांगी मिश्रण होगा। और जो समांगी मिश्रण होता है उसी को नाम देते हैं विलयन, हम लोग क्या देते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, विलयन बोलते हैं। ठीक है ना, तो आइए अब देखते हैं ये जो भौतिक वर्गीकरण है उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए, ये वर्गीकरण हम लोगों ने रोका था कि इसको बाद में स्टडी करेंगे। तो देखिए भौतिक वर्गीकरण में जो था, हम लोगों ने देखा कि इसमें भौतिक वर्गीकरण द्रव्य का 5 वर्गों में किया गया इसका। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पदार्थों की जो भौतिक अवस्था। पदार्थों की भौतिक अवस्था कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं की बात करें तो 5 भौतिक अवस्थाएं हो जाएंगी, जिसमें से 3 भौतिक अवस्था तो हम लोग को देखने को मिलती हैं, है ना। 3 भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, देखने को मिलती है हम लोग को।
सामान्य ताप पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, पावर कट था उसको, ठीक है ना। यहाँ पे भौतिक अवस्थाओं की बात हो रही है, तो सामान्य ताप की जब हम लोग बात करते हैं, किस ताप की? सामान्य ताप की। तो सामान्य ताप पर हम लोग को जो है 3 भौतिक अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक आपका ठोस देखने को मिलेगा, एक आपका द्रव देखने को मिलेगा, एक क्या होगा आपका? गैस होगा। अब ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं तो सामान्य ताप पे मिलती हैं, लेकिन ये जो दोनों अवस्थाएं हैं ये सामान्य ताप पे नहीं मिलती हैं। आइए उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले ठोस की चर्चा कर लेते हैं आप लोग। तो ठोस क्या है, आपने पढ़ा है पहले, छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ठोस क्या है? वे पदार्थ है ना जिनके आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, ठीक है। तो ठोस कौन है? जिनके आकार एवं आयतन क्या होंगे? आयतन क्या होंगे? निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। अब इसको पॉइंट बना दे तो और बेटर समझ में आपको आएगा। आकार एवं आयतन क्या होंगे? निश्चित होंगे। साथ ही साथ कणों के बीच दूरी क्या होगी? कम होगी, कम होती है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। कणों के मध्य आकर्षण अधिक होता है, कणों के मध्य आकर्षण क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। 3 पॉइंट में ही इसको समेट देते हैं हम लोग, ठीक है ना, बहुत अधिक बात नहीं करेंगे, ठीक है। समान ताप पे देखेंगे तो ठोस कौन होंगे? जिनके आकार आयतन क्या होंगे? निश्चित होंगे, है। आकार आयतन क्या हो? निश्चित। इसके मालिक्यूल्स क्या होंगे? पास पास होंगे। इनके बीच की दूरी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। और उनके बीच में आकर्षण बल क्या होगा? बहुत ही अधिक होगा। इसलिए क्या होता है? उनका आकार आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। बल अधिक होने के कारण क्या है? बीच की दूरी अधिक होती है, इसलिए बल अधिक होता है, ठीक है। और बल अधिक होने के कारण क्या है? वो हिल डुल नहीं पाते हैं अपने जगह से, वो क्या विस्थापित नहीं होते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनका जो शेप होता है, जो साइज होता है, वही हम लोग को मिलता है, दिखाई देता है, निश्चित रहता है। लेकिन इसी में द्रव की जब बात कर लेंगे आप, तो ठीक थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा इसमें। जैसे इसमें आकार, सॉरी, इसमें तो आयतन आपका क्या होगा? इसमें आयतन निश्चित होगा, आयतन क्या होगा? निश्चित। परंतु आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। कारण उसका क्यों अनिश्चित होता है, ठीक है, इसका कारण इसके दूसरे पॉइंट पे छिपा हुआ है। कणों के बीच की दूरी जो होती है, कणों के मध्य दूरी क्या होती है? ठोसों से अधिक होती है, ठोसों से क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए जब दूरी अधिक हो जाएगी तो उनके मध्य क्या है? कणों के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है। कणों के मध्य आकर्षण क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उनका जो आकार है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखते हैं द्रव को, वो उसी बर्तन का आकार क्या वो ले लेता है, ठीक है ना। गैस की बात करेंगे आप, गैस क्या? तो इसमें आपका आयतन और आकार दोनों है ना, इसमें आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। आयतन और आकार क्या है? दोनों अनिश्चित होता है, ध्यान दीजिएगा, अनिश्चित होता है, ठीक है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आयतन भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि गैस को जितना खुला आयतन मिलता है उतने आयतन में क्या होती है? वो फैल जाती है ना। जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का आकार ले लेती है ना। जितना भी स्पेस मिलेगा उसमें क्या होगी? वो फैल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उसका आयतन क्या होता है? अनिश्चित, और आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसका कारण क्या हो जाएगा? कारण दूसरा पॉइंट मिल रहा है हम लोग को। कणों के मध्य दूरी जो है, कणों के मध्य दूरी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है? आकर्षण बल बहुत कम होता है। आकर्षण बल क्या होता है? बहुत जो है क्या होता है? कम होता है, बहुत कम होता है। आकर्षण बल क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। अगर इसको फिगर से देखेंगे तभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये आपका ठोस का फिगर था, ये किसका फिगर हो गया? द्रव का फिगर हो गया। मॉलिक्यूलों के बीच की दूरी क्या हो गई? थोड़ा अधिक हो गई। अब इसको देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया?
ये आपका गैस का हो गया, बिल्कुल दूर दूर आपके मालिक्यूल्स कैसे हैं, बहुत ही दूर दूर हैं। तो ये आपका ठोस के लिए आपने बात किया, ये किसका है, द्रव की बात आप कर रहे हैं, ये किसके लिए है, गैस के लिए। ठीक है, तो ठोसों के कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, डेंसिटी उनकी अधिक होती है। द्रव में थोड़ा सा दूरी अधिक हो जाती है, जिससे बल क्या होता है, कम हो जाता है। गैसों में दूरी बहुत अधिक हो जाती है, जिससे बल क्या है, और कम हो जाता है। इसलिए इनका आकार, गैसों का आकार आयतन निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनके बीच में बल लगता है, थोड़ा कम लगता है, जिसकी वजह से क्या, ये इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उस पर क्या है, मूव कर सकते हैं ये। ठीक है, मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका आकार क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन ठोसों में बिल्कुल ही जगह नहीं होती है मूव करने के लिए, इस वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं, और उनका जो आकार है वो निश्चित होता है, और आयतन में क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। क्या चीज़, आपका जो पदार्थों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं। ठीक है, आइए एक पॉइंट इसमें और हम इसमें जोड़ देते हैं कि आपका जो पदार्थों का जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनका आपस में निरूपण कैसे होगा। ठीक है, कैसे अपने एक दूसरे में प्रभावित होंगी। उससे पहले जो दो अवस्थाएं छोड़ दी हम लोगों ने, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा अवस्था की। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था जो है क्या है, अत्यधिक ताप वाली अवस्था है, उच्च ताप वाली अवस्था। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं आयनिक अवस्था भी बोलते हैं, आयनिक अवस्था बोलते हैं इसको, उच्च ताप वाली अवस्था या फिर आयनिक अवस्था। यानी कि जब किसी भी पदार्थ को हम लोग बहुत अधिक ताप तक गर्म करते हैं, बहुत उच्च ताप, जैसे कई हज़ार डिग्री सेल्सियस में गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, और वहाँ पे परमाणु क्या है, आयनित रूप में आ जाता है। तो वह जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं क्या चीज़, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। जैसे सूर्य पे जो आपका नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, उस नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या है, अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वहाँ पे जो आपके हीलियम हाइड्रोजन जो तत्व हैं वो क्या है, आयनिक अवस्था में होते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनके कक्षाओं से बाहर निकल गए होते हैं, तो उस अवस्था को बोलते हैं क्या, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो उच्च ताप वाली अवस्था या फिर सबसे गर्म अवस्था, इसको बोल सकते हैं सबसे गर्म अवस्था। सबसे गर्म अवस्था, उच्च ताप वाली अवस्था या फिर आयनिक अवस्था, उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा अवस्था हो गई। ठीक है, आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो होती है, इसको जैसे भी कहा मैंने, किसको बोलते हैं, सुपरनोवा अवस्था। सुपरनोवा अवस्था भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर सबसे ठंडी अवस्था, सबसे ठंडी अवस्था, सबसे ठंडी अवस्था। इस अवस्था में आपका जो है, ठीक है, परमाणु रूप समाप्त हो जाता है। जो परमाणुओं के कंपन है किसी पदार्थ में, कंपन क्या होते हैं, रुक जाते हैं, कंपन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका निम्नतम ऊर्जा की अवस्था बोल सकते हैं, निम्नतम ऊर्जा की अवस्था। ये क्या है, निम्नतम ऊर्जा की अवस्था है, निम्नतम ऊर्जा की अवस्था इसको हम लोग कहते हैं। बिल्कुल, ये क्या है, निम्नतम ऊर्जा की अवस्था है। ठीक है, सुपरनोवा अवस्था क्या है, निम्नतम ऊर्जा की अवस्था है, इसी को बोल सकते हो सबसे ठंडी अवस्था। ठीक है, इसमें जो आपका परमाणुओं का कंपन होता है, जैसे आप जानते हो पदार्थों के अंदर जो परमाणु होते हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कोई हो, उसमें परमाणु क्या है, कंपन करते रहते हैं अपने जगह पे। इसमें कंपन कम होता है, इसलिए क्या होता है, ठोस होता है। इसमें कंपन अधिक हो सकता है, इसलिए क्या है, ये द्रव है। इसमें कंपन बहुत अधिक हो सकता है, इसलिए क्या हो, गैस है। और उसी कंपन की वजह से इसमें कंपन अधिक है, तो इसका आकार आयतन दोनों क्या है, अनिश्चित है। इसमें क्या है, कंपन थोड़ा है लेकिन कम है, इसलिए आकार तो अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या है, निश्चित होता है। इसमें कंपन बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका आकार आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, परमाणुओं का कंपन क्या होता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बिल्कुल ठंडी अवस्था होती है। ठीक है, हम लोग के जो साइंटिस्ट थे बोस जी, उन्होंने इसको ईजाद किया था और आइंस्टीन ने उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी चौथी अवस्था बोल सकते हैं, इसको पांचवी अवस्था हम लोगों ने बोल दिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, द्रव्य की 5 भौतिक अवस्थाएं हो गई। आइए इन भौतिक अवस्थाओं को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आपस में क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। तो
अवस्था क्या भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो जाएंगी? आप अगर परिवर्तित हो रही हैं तो उनके परिवर्तित होने का कारण क्या है, उनके परिवर्तन का कारण क्या है? आइए देखते हैं भौतिक अवस्थाओं का परिवर्तन।